नमस्कार। अव्ययभाव व द्विगु समास पढ़ने के बाद आज हम पढ़ रहे हैं कर्मधारय समास। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में 3 समास शामिल हैं, जिसमें से ये अंतिम समास है। क्या होता है कर्मधारय समास, आइए देखते हैं। कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष का एक भाग होता है। तत्पुरुष 2 प्रकार से विभाजित होता है, समान अधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण का मतलब है जिस पद में समान विभक्तियां हों और जिस पद में असमान विभक्तियां हों उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। आइए समझते हैं। देखिएगा, तत्पुरुष समास में समान अधिकरण तत्पुरुष में विग्रह वाक्य में समान विभक्तियां होती है, जैसे और वो होते हैं 2, कर्मधारय और द्विगु। द्विगु जो है वो कर्मधारय का ही एक भाग है, अर्थात तत्पुरुष का भाग कर्मधारय और कर्मधारय का भाग द्विगु हुआ। अब कर्मधारय को देखिएगा, यहाँ पर कृष्ण है, सर्प है। कृष्ण में प्रथमा विभक्ति एक वचन और सर्प में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन आया है, तो क्या बना, कृष्ण है, सर्प है। ये दोनों मिले और मिलने पर कृष्ण का जो विसर्ग वो उसका लोप हो गया और लोप होने के बाद में ये बना शब्द कृष्ण है, सर्प है। तो ये वह कर्मधारय। अब बात करते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष। तो व्यधिकरण तत्पुरुष में असमान विभक्तियां होती है, जैसे देखिएगा तत्पुरुष के उदाहरण है कृष्णम श्रित है, कृष्ण को आश्रित अर्थात कृष्ण पर आश्रित। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति आई है, कृष्णम ये जो बिंदी है वो द्वितीय विभक्ति है और श्रित है प्रथमा विभक्ति है। तो द्वितीय और प्रथमा तो असमान विभक्तियां हो गई, तो ये बना कृष्ण श्रित है, कृष्णाश्रित है। हाँ, आगे देखिएगा, पठनेन अर्थम। तो ये क्या बनेगा, पठनेन, यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई, अर्थम में प्रथमा हो गई तो पठनार्थम। और इसी तरह चौरात में ये पंचमी विभक्ति हो गई, भयम में प्रथमा विभक्ति हो गई। तो अलग अलग विभक्तियाँ होती है, वो तो होता है तत्पुरुष। और इसी तरह बहुब्रीहि समास में भी वो 2 प्रकार से विभाजित होता है, समान अधिकरण और व्यधिकरण बहुब्रीहि। अब बात करते हैं अपन कर्मधारय की। कर्मधारय देखिएगा, ये 2 प्रकार से होता है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय और उपमान उपमेय कर्मधारय। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है, जो विशेषता होती है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर सर्प की विशेषता है, सर्प कैसा है, सर्प काला है। कैसा है, काला है। तो कृष्ण है, सर्प है, कृष्ण यानी काला, काला सर्प। तो ये तो वह विशेषण और ये वह विशेष्य, सर्प हो गया विशेष्य। तो दोनों बन करके क्या बना, कृष्ण है, सर्प है, कृष्ण है, सर्प है बना। तो ये हो गया विशेष्य विशेषण। इसी तरह देखिएगा, नीलम उत्पलम, उत्पल कैसा, पुष्प कैसा, वो नीला है। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये नील मूल शब्द लिखा, फिर उत्पल लिखा, उत्पलम, और ये दोनों मिलकर के गुण संधि हो गई, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम। और ये समास बन गया नील उत्पलम। कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानेंगे इसकी विशेषता से। और कई बार ऐसा भी होता है कि विशेष्य जो पद है वो पहले भी आ सकता है, मतलब विशेषण विशेष्य और विशेष्य के बाद विशेषण, ऐसा भी हो सकता है। अब बात करते हैं उपमेय उपमान की। तो उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। उपमान कहते हैं जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है, अर्थात जिसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे समानता की जाती है। जैसे घन इव श्याम, घन यानी बादल, बादल के समान श्याम यानी काला मटमेला, उसके समान काला, इस प्रकार जो है उसको कहते हैं घनश्याम। तो यहाँ पर क्या हुआ, उपमान क्या हुआ, घन और श्याम के समान, ये श्याम जो है वो। फिर देखिएगा, ये तो हुआ उपमान उपमेय, और इसके अंदर लगता है इव शब्द, इसकी पहचान होती है इव, इसकी पहचान होती है इव। तो घन में और श्याम में, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति प्रथमा विभक्ति।
और इव। तो कर्मधारय की पहचान क्या हुई? समान विभक्तियां और इव शब्द। फिर देखिएगा उपमान उत्तर पद। उत्तर पद यानी अगला पद। दो पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। अगले पद में अगर उपमान है तो वो है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। जैसे देखिएगा पुरुष व्याघ्र इव, व्याघ्र इव, व्याघ्र के समान, व्याघ्र के समान पुरुष। पुरुष कैसा है? व्याघ्र के समान पुरुष। तो ये है व्याघ्र। इसमें उपमान कहाँ आ गया? पीछे आ गया, मतलब उत्तर पद में आ गया। और यहाँ पर आ गया पुरुष, ये हो गया उपमेय। तो इसका विपरीत कर्म कर दिया इसने, उपमान, और ये हो गया उपमेय। तो उपमान उत्तर पद भी हो सकता है। तो व्याघ्र इव पुरुष वो होता है पुरुष व्याघ्र है, पुरुष व्याघ्र है। तो ये कैसे बनेगा? इस पुरुष शब्द की जो विभक्ति चिन्ह है वो हट जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और इव हट जाएगा, और ये मिल जाएगा पुरुष व्याघ्र है। तो इस प्रकार से कर्मधारय की क्या विशेषता होती है, आप सीधे सीधे अगर पहचानो तो देखिएगा विग्रह रूप में इसकी पहचान होगी कि दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी, दोनों पदों में समान विभक्तियां होगी। जैसे देखिएगा कृष्ण है, सर्प है, नीलम उत्पलम, घन है, श्याम है, पुरुष है, व्याघ्र है। ठीक है। दूसरी विशेषता उपमेय उपमान वाला है होता है तो उसमें इव शब्द होता है। तो उसमें क्या होता है? इव शब्द होता है। तो ये दो विशेषताएं इसकी होती है। अब हम कर्मधारय को उदाहरण से देखिएगा। कर्मधारय समास का पहला वर्गीकरण है विशेषण विशेष्य कर्मधारय। तो यहाँ पर देखिएगा रक्तम कमलम इति। तो यहाँ पर क्या होगा? रक्तम, दोनों में समान विभक्ति है, रक्तम कमलम, और समान लिंग है, और वो दोनों मिलकर के बनेगा रक्त कमलम। फिर इसमें इति लगा सकते हैं। ये जो इति शब्द है वो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये अपने पर निर्भर करता है, आवश्यक नहीं है। इति इसमें भी है, उपमान उपमेय में भी इति और विशेषण विशेष्य में भी इति। फिर देखिएगा महान पुरुष है इति। तो उसका क्या बनेगा? महान का जो न है उसका लोप हो जाएगा और वो बनेगा महापुरुष है। और जब महापुरुष से विग्रह करेंगे तब इसका महा का बनेगा महान पुरुष है इति। तो वो होगा महापुरुष है। तो कर्मधारय की सीधी सीधी पहचान क्या होती है? समान विभक्तियां इव या एव शब्द होता है, या फिर पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द होता है। फिर देखिएगा उन्नत है वृक्ष है इति। तो इसका बनेगा उन्नत वृक्ष है। ये जो विसर्ग है उसका लोप कर देंगे, दोनों मूल शब्दों को जोड़ देंगे और अंत में विभक्ति कर देंगे। और अंत में विभक्ति द्विवचन या बहुवचन में नहीं होगी, क्योंकि ये विशेष्य विशेषण है। कुत्सित है राजा, कुत्सित है राजा इति। तो उसका बनेगा कु राजा। और जब कु राजा आए परीक्षा में तो आपको बनाना है उसका कुत्सित है राजा, मतलब बुरा राजा है जो, निंदनीय राजा है जो। फिर दूसरा है विशेष्य विशेषण कर्मधारय। तो यहाँ पर एक विशेष सूत्र है कि अगर युवा शब्द के बाद, युवन मूल शब्द होता है युवन, और युवन शब्द के बाद अगर खलित है, पलित है, वलिन है और जरन आता है, खलती, युवा के बाद खलती पलित है। खलती यानी गंजा, पलित यानी जिसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, और वलिना यानी जिसके झुर्रियाँ पड़ गई है, और जरन यानी जो बुढ़ा। तो ऐसा युवा जो बुढ़ा हो, और ऐसा युवा जिसकी झुर्रियाँ पड़ गई हो, और युवा खलती ऐसा युवा जो गंजा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? युव खलती। तो यहाँ पर खलती में विसर्ग लगेगा और युवा का क्या हो जाएगा? युव होगा, क्योंकि मूल शब्द युवन है। मूल शब्द क्या है? युवन। और इसी तरह पलित शब्द होता है, तो ये आप याद रखें, खलती, पलित, वलिन और जरन, अगर ये शब्द आते हैं तो कर्मधारय समास ही होता है। इसी तरह गो गर्भिणी, गाय कैसी? गर्भवती, गर्भवती गाय। तो यहाँ पर जो विशेषता है, जो विशेष्य है वो पहले पूर्व पद में आ गया, और विशेषण है वो उत्तर पद में चला गया, मतलब उल्टा हो गया, तो कै का उल्टा हो गया ये। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? फिर भी वैसे जुड़ेगा ये गो गर्भिणी। अब देखते हैं विशेषण उभय पद कर्मधारय।
तो यहाँ पर देखिएगा कृष्ण है काला, सारंग है चितकबरा, सारंग है चितकबरा, काला और चितकबरा, इन दोनों विशेषणों को जोड़ दिया। यहाँ पर विशेष्य नहीं है, कोई भी मूल शब्द नहीं है, दोनों की दोनों विशेषताएं हैं। फिर है रक्त है हरित है, लाल और हरा दोनों को जोड़ा तो बना रक्त हरित है। यहाँ विसर्ग का लोप कर दिया, अर्थात प्रथम विभक्ति का लोप कर दिया और ये बनेगा रक्त हरित है। दोनों वर्ण है अर्थात रंगों के नाम है। फिर है होता है मध्यम लोपी तत्पुरुष का एक भाग होता है जो कर्मधारय में होता है। साक प्रिय पार्थिव है, और ये सामासिक शब्द बना साक पार्थिव है। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्रिय शब्द को लोप कर दिया इसने, यहाँ पर प्रिय शब्द नहीं लिखा। तो वो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उस जब इसका विग्रह करेंगे तब वो लिखा जाएगा। तो साक प्रिय सब्जी जिसको अच्छी लगती है ऐसा ऐसा व्यक्ति, तो साक पार्थिव है, ये ऐसा आएगा। फिर देखा एकाधिक है 10, एकादश 11, और 11 का विग्रह करके लिखेंगे तो एक अधिका, एक ज़्यादा है 10 से, तो एकाधिका 10, और उसका बनेगा शब्द एकादश। 10 में विसर्ग नहीं आएगा, ध्यान रखें। 1 से लेकर 4 तक विभक्तियों में 1 से लेकर 4 तक की जो गिनती होती है उसमें विसर्ग आता है, फिर उसमें विसर्ग नहीं आता है। 5 से 19 तक विसर्ग नहीं आता है। आगे देखिएगा उपमान उपमेय कर्मधारय। उपमान का अर्थ है उदाहरण जिसका दिया जाता है, जिससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा कुसुमम इव कोमलम इति, तो इससे बना कुसुम कोमलम, और वापस विग्रह करेंगे तब कैसे बनेगा? कुसुमम इव कोमलम, इव यानी के समान, कुसुम यानी फूल के समान कोमल है, इति यानी इस प्रकार। इति लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ हो गया कुसुमम इव कोमलम, कुसुम कोमलम। जब समास बनाएंगे तो इव हट जाएगा। फिर देखिएगा चंद्रमुखम, मुख कैसा? चंद्रमा के समान, तो चंद्र है इव, चंद्र के समान मुख, इति चंद्रमुखम। फिर देखिएगा सेल इव उन्नत है, इति सेलोन्नत है। ये दोनों मिलकर के ये सेलो औ बना है, सेलोन्नत है। फिर देखिएगा क्या मिलकर के ये बना है सेल का ए और उ, ये बनकर के गुण संधि से बना सेलो, सेलोन्नत है। फिर देखिएगा वज्र कठोरम, वज्र के समान कठोर, तो वज्रम इव कठोरम। फिर है 5वां दुग्ध धवलम, दूध के समान सफेद। कैसा सफेद? दूध के समान, तो दुग्धम इव धवलम इति, तो दुग्ध धवलम। तो यहाँ पर उपमान क्या हुआ? उपमान ये प्रथम पद हुआ, कुसुमम चंद्र शैल वज्रम और दुग्धम। फिर देखिएगा उपमान बाद में भी आ सकता है, और ये जो इव शब्द लगता है वो उपमान के बाद ही लगता है, ये ध्यान रखें आप। जिसका उदाहरण दिया जाए उसके बाद ही लगता है। तो यहाँ पर इव शब्द प्रथम पद में था और यहाँ उत्तर पद में है। तो उपमान उत्तर, उत्तर यानी अगला पद, उपमान अगले पद में है ऐसा कर्मधारय। तो देखिएगा पुरुष है सिंह है इव, पुरुष सिंह के समान। कैसा पुरुष? सिंह के समान, तो इसका बनेगा पुरुष, पुरुष सिंह है। फिर देखिएगा कर है किसलेम इव, तो ये बना कर किसलेम। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ कर है, यहाँ प्रथम विभक्ति एक वचन है, यहाँ प्रथम विभक्ति एक वचन है। ये नपुंसक लिंग है, ये पुल्लिंग है, दोनों अलग अलग क्यों आए? तो वो आ सकते हैं जब उपमान और उपमेय से अगर हम समास बनाए तब ये दोनों आ सकते हैं, क्योंकि ये मूल शब्द जिस रूप में चलता है वही शब्द आता है। तो कर पुल्लिंग में चलता है और किसलिए नपुंसक लिंग में चलता है, जबकि विशेष विशेषण में समान विभक्ति समान लिंग आएगा। इसमें समान विभक्ति और असमान लिंग आ सकता है उपमेय उपमान वाले कर्मधारय में। तो कर है किसलेम इव, क्या बना? कर किसलेम। फिर है मुखम कमलम इव, मुख कमलम, मुख के समान कमल नहीं, कमल के समान, कमलम इव, कमल के समान मुख। तो क्या बनेगा इसका? मुख
कमलम। फिर बनाएंगे तो मुखम कमलम इव। अंतिम है कि अगर ने युक्त ने समास होता है, ने समास का सारांश समझ लीजिए, जो शब्द ए से प्रारंभ होता है, ए या अन से प्रारंभ होता है, वो ने समास होता है। तो ने युक्त कत प्रत्यय और उसके अंत में कत प्रत्यय हो और वो प्रारंभ में नहीं हो, जैसे ए कृतम, ये प्रारंभ में नहीं है, प्रारंभ में कृतम है, तो एस प्रत्यय वाले विलोम शब्द हो, कृतम किया हुआ, अकृतम नहीं किया हुआ, तो इसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। और दोनों मिल जाएंगे, कृतम कृत अकृतम, कृत अकृतम, इसका मैं जो है उसका लोप हो जाएगा और फिर ये बन जाएगा कृताकृतम। फिर पक्व में कौन सा है? कत प्रत्यय है, पक्व है। कत प्रत्यय की क्या विशेषता होती है? तय विसर्ग ए विसर्ग अगर कि उस शब्द के अंत में होता है तो उसमें कत प्रत्यय को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो पक्व में भी कत प्रत्यय है और ए यहाँ पर ने है, ने उपसर्ग है, ने समास है और कत प्रत्यय है, तो ये दोनों विलोम शब्द है। तो बना पक्वम अपक्वम, इन दोनों को मिलाकर बनेगा पक्वा पक्वम। तो इस प्रकार से इसको सारांश में अगर समझे कर्मधारय को तो इसकी पहचान होती है, समान विभक्तियां होती है, शब्दों में इव होता है या शब्दों में एव भी हो सकता है, शब्दों में एव भी हो सकता है। और फिर खलितय पलितय वलिनय जरन ये शब्द आए और समान विभक्तियां आए तो वो कर्मधारय समास होता है। तो इस प्रकार से ये समग्र दिन हुआ कर्मधारय का। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद।